So today we are talking about current electricity. देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट करंट होता है क्या, व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या? Flow of electrons. यस, तो इट इज Flow of एक्चुअली electric charge. फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, दोनों भी सही है। फ्लो ऑफ चार्ज लिख देते हैं, ठीक है। नॉट ओनली फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, रेट ऑफ। तो जब भी रेट ऑफ चेंज आता है, रेट वर्ड आता है, तो क्या करते हैं हम उसको, Divide by time. या रेट जब भी आता है तो उसको हम डिवाइड बाई टाइम करते हैं। देखो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या किस रेट से चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी देखो, ये मान लो तो ये तुम्हारा वायर है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ चार्ज मान लो 2 या 2 कूलम्स का मान लो चार्ज यहाँ पे एंटर हुआ, और यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज एग्जिट हुआ। अब ये जो है चार्ज यहाँ पे जो एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, इसको अगर 1 सेकेंड लगा, करेक्ट, तो अब क्या बोलोगे, 1 सेकेंड में एवरी 1 सेकेंड 2 कूलम चार्ज इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड कमिंग आउट फ्रॉम दिस साइड, ये तो बोलोगे ना, every second 2 coulomb charge is coming from this end and coming out from this end. That means यहाँ पे rate of flow of charge क्या हो गया, 2 2 C coulomb per by second, 2 coulomb per second ना। तो हम I को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। यहाँ पे देखो चेंज इन चार्ज कितना है, 2 कूलम्स हो गया, ठीक है, और डेल्टा T कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, 2 कूलम पर सेकेंड। और इसी को हम बोलते हैं करंट, या जिसको हम एम्पियर बोलते हैं ना, यही है। समझ में आ रहा है? करेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सो अब बिफोर इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डन अ मोर ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, हमने चार्जेस और सब के बारे में देखा हुआ है, करेक्ट। तो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपको मालूम है 3 तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ में है सबको, करंट क्या होता है, करंट yes का sir. समझ में आई ना? ओके। तो 3 तरह के या 3, we have 3 kind of particles that you come across in your general courses that you study in sciences. 3 kinds of charges we have. ओके, तो कौन कौन से काइंड ऑफ चार्जेस हैं? एक तो है मैं, वन इज Positive, negative, and neutral. नो, सॉरी, आई एम सॉरी, टू चार्जेस हमेशा 2 काइंड के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स वी हैव, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स वी हैव, 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स वी हैव। तो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड Neutron. न्यूट्रॉन। Electron, proton and neutron, these are the 3 kinds of particles that we have. So 2 kinds of charges and 3 kinds of particles, ठीक है। तो चार्जेस देखो, पॉजिटिव चार्ज एंड काइंड नेगेटिव चार्ज ये होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। ये क्या है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि जो चार्ज आपको मालूम है, जैसे प्रोटॉन्स जो रहते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ जो न्यूक्लियस में जो चार्जेस रहेंगे उनमें एक पॉजिटिव साइन बना हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है। और हमें मालूम है नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आपने सुना होगा, ये सब टर्म्स, करेक्ट ना? यू माइट नॉट बी न्यू टू दिस काइंड ऑफ टर्म्स। तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो बताओ जल्दी से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की? Conservation of charge. हाँ, कंजर्व वो तो है ही है। तो उसके पहले लाइक विल डू व्हाट, लाइक विल रिपेल एंड अनलाइक विल अट्रैक्ट,
यस, Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो एक प्रॉपर्टी थी। फिर या जैसे अब प्रियांशु आप बोल रहे थे क्या, चार्जेस आर कंजर्व। वेरी गुड। Sir, additivity of charge. हाँ, तो चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब वही वही उसमें ही आ जाएगा, उसमें एडिटिविटी एंड सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब हुआ, जैसे सपोज अगर मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 3 प्रोटॉन लेके आ गया, तो जो नेट चार्ज होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, प्लस ई के बराबर हो जाएगा। एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज उतना चार्ज इस पूरे सिस्टम पे रहेगा। अभी समझ रहे हो? तो क्या मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं, यहाँ पे मैंने चार्जेस को जस्ट मतलब यहाँ पे नेट चार्ज कितना है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है। ये हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसी भी चीज किसी भी उससे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, और हम ऐसा नहीं क्रिएट कर सकते चार्ज को। वी कांट क्रिएट चार्ज, वी कांट डिस्ट्रॉय चार्ज, दैट इन एसेंस इज चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब होता है, ठीक है। ये सिद्धेश क्या हुआ? सर तो फिर ये प्लस पी हो जाएगा ना? हाँ, तो अब मैं आई विल कम टू दैट, मैंने प्लस ई क्यों लिखा है, आई विल कम टू दैट, आ रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। सो वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, करेक्ट। तो आपने यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय कर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव डिस्ट्रॉयड दैट चार्ज। ओनली थिंग इज दे आर न्यूट्रल। नेट चार्ज की बात अगर हम करेंगे तो नेट चार्ज यहाँ पे प्लस ई रहेगा, ठीक है। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ चार्ज। तो आप ना तो क्रिएट कर सकते हो चार्ज को, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो चार्ज को। समझ में आ रही है बात? ओके, चलो तो थर्ड और देखते हैं प्रॉपर्टी। और बताओ कोई प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो। Sir, quantization of charge. यस, चार्जेस आर, तो 3 ही प्रॉपर्टी जस्ट हम देखेंगे। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांट इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब मालूम नहीं, पर क्वांटाइजेशन हमें चार्ज का फॉर्मूला देता है ना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताओ जरा। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.67 into 10 to the power minus 19. 1.6 into 10⁻⁹ और चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्स। इसकी यूनिट है कूलम्स। चार्ज की जो यूनिट है इट इज कूलम्स, ठीक है। सो व्हेन आई से चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस व्हेन यू से चार्जेस आर क्वांटाइज्ड? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है, इतने। 2 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, 3.2 into 10⁻⁹ कूलम को सी से लिखते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितने होंगे, 4.8 into 10⁻⁹ कूलम्स। इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन पे कितने होंगे, कितना होता है, आई थिंक 6.4. 6.4। ठीक है, पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2.5 इलेक्ट्रॉन पे कितने होंगे? इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? ये नहीं. करेक्ट है, ये रॉन्ग है, नो सर। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे रहेंगे, मतलब सपोज। सर हाँ, यस, बोलो बोलो। मतलब 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulombs is the minimum लीस्ट या charge लीस्ट possible. चार्ज, और अगर कोई चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा वो इसका ही मल्टीपल रहेगा, 1.6 into 10⁻⁹ ये इस नंबर का मल्टीपल रहेगा। अगर मान लो आपके बॉडी पे कुछ चार्ज है तो हमेशा इस नंबर का ही मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमें किसी चीज को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो मुझे इसमें, अगर मैंने बोला ये जो आपका स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो हमने क्या कर दिया, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल लिया, ठीक है ना। वी हैव टेकन आउट सम इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस स्फीयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं,
अगर हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले किसी भी स्फीयर से, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स में ही हमेशा ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बोलो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनिमम चार्ज रहेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे कम भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है। किसी कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन लो, आप आयरन से इलेक्ट्रॉन लो, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लो, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लो, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लो, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लो, उस पर चार्ज हमेशा 1.6 × 10⁻19 कूलम ही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो तीन पार्टिकल्स होते हैं, इनका मास भी क्वांटाइज्ड रहता है, नॉट ओनली चार्ज, उनका मास भी क्वांटाइज्ड रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ओके, चलो, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक कूलम ऑफ चार्ज में 1 कूलम विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ बताओ बताओ, ओके ओके, ऐसे मत बताओ, मुझे एग्जैक्ट नंबर बताओ। क्या बताना है सर? 1। मतलब नेगेटिव -1 कूलम विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक। बताओ जल्दी से। चलो, बहुत ही सिंपल है। तो अब देखो, अभी हमें क्या क्या फाइंड करना है, -1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अभी आपको क्या मालूम है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, होगा कि नहीं होगा? नेट चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू N टाइम्स E। मतलब ठीक है, ये क्या फॉर्मूला कैसा है देखो, अगर मैं बोलता हूँ भाई इस पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो चार्ज कितना हो जाएगा? सिंपल है ना, देखो किसी भी बॉडी पे आपको फाइंड आउट करने कितना चार्ज है उसके उस पे, और आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। ठीक है, यस और नो? अगर आपको मालूम है भाई कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, -e है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रॉन पे भी E रहता है, इतना चार्ज रहता है, और प्रोटॉन्स में भी इतना ही चार्ज रहता है। प्रोटॉन में कितना चार्ज हो जाता है, 1+, इसको E प्लस लिख दो, एक बोलने का तरीका हो गया, 1.6 × 10⁻⁻⁴ प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप ये बोल सकते हो +E -E, आप लिख सकते हो ऐसे +E एंड -E। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दैट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितने, मान लो -E है। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट कितना होगा? n इंटू ई, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? n इंटू को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें कितना चार्ज दिया, -1 कूलम का दिया है, या हमें प्लस कूलम भी दे सकता था, तो उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या दे सकता हूँ, तो 1। चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बता रहा हूँ क्यों इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो यहाँ पर अभी हम तो ये फॉर्मूला याद रखो, Q इज इक्वल टू तो NE। सर आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट प्रियांशु, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो Q जो है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक, ठीक है ना? तो अब देखो Q कितना है, Q इज एक्चुअली इक्वल, यहाँ पे Q आपका 1 कूलम है, E आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, Q इक्वल्स टू NE, मतलब ये तो ठीक है फॉर्मूला हो गया। तो 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, 1/1.6 × 10⁻⁻19। आपको लग रहा होगा इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, देखो 10 लिख दो ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर एक काम करो, दिस हाउ मच, 1/16
इंटू 10⁻20 आ गया। ठीक है, तो हाँ सर, वो एक्चुअली 10 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या क्या मतलब n इज नहीं, इक्वल यहाँ टू से मैंने 1 एक डेसिमल का पॉइंट हटा दिया तो 10 आ जाएगा ना। ठीक है, तो मैं इसको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। इसको 1/4 इंटू 1/4 कर लो, और चाहिए तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, 100, ये 100 लिख लो, इंटू यहाँ पे 10 की पावर अब कितनी आ जाएगी, 10⁻4 इधर चला जाएगा तो 10⁻16 इधर आ जाएगा। ठीक है, 16. तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 25, 4 इंटू 25, 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625 इंटू 10⁻16, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इतने नंबर्स किसी चीज में से निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर इतना नंबर आप किसी चीज को दे दोगे तो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड by 1 coulomb, and this is a very big number actually, ये very big number। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. कुछ डाउट किसी को? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब now the question arises here is, ये जो चार्जेस हैं हमारे, ये किसी सर्किट में जो फ्लो हो रहे हैं, तो फ्लो क्यों हो रहे हैं? सर्किट में चार्जेस फ्लो क्यों हो रहे हैं? देखो, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली करंट किस में फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के लिए वी शुड हैव अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, वी शुड हैव अ गुड कंडक्टर ना। गुड कंडक्टर का मतलब ही वो उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो चार्ज फ्लो हो पाएगा आपका। ठीक है, गुड कंडक्टर का वही मतलब होता है ना, चार्ज फ्लोज इन अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टिंग मतलब वी शुड हैव गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में क्यों चार्ज फ्लो होता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो गुड कंडक्टर के पास क्या होते हैं, इट हैज abundance of electrons रहता है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो इसके पास गुड कंडक्टर मींस इट हैज abundance या abundance of electrons, then only our current will flow in this। ठीक है, it's having abundance of electrons, then only current will flow। okay, now दूसरा देखो, तो अब भाई दिस इज अ गुड कंडक्टर, इसके बाद abundance of electrons भी है, तो जब हम बैटरी लगाते तभी करंट क्यों फ्लो होता है? ऐसा बैटरी में क्या स्पेशल चीज है जो करंट को फ्लो करा रहा है? ठीक है, इस बात को थोड़ा सोचो आप। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो बराबर है, आप सबका एकदम बराबर है कि इसके अंदर क्या होता है, आई मीन इसके अंदर नहीं, बट डेफिनेटली इट हैज पोटेंशियल डिफरेंस। पर हमें समझना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, किसी बच्चे को चैट है? हाँ, many protons and all that is obviously there, but let's try to understand actually potential difference क्या होता है। ठीक है, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। हमने देखो अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा था, याद है आपको? वी हैव सीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. तो क्या था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फॉरगेट अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? यस, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। करेक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि अभी सपोज यहाँ पर हम अर्थ का एग्जांपल लेंगे। ये अर्थ है हमारी, यहाँ पर एक मान लो रॉकेट है, तो इस रॉकेट को अगर आपको स्पेस में भेजना है, इंफिनिटी में भेजना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। ये अपने आप से तो उड़ के यहाँ पे जाएगा नहीं, है कि नहीं है? हाँ सर। ये रॉकेट जो अपने आप से उड़ के इंफिनिटी तक नहीं जा सकता है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा।
ठीक है, उसी तरह इन चार्जेस को मूव कराने में भी हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इन चार्जेस को मूव कराने में भी हमें कुछ वर्क डन करेगा। और चार्जेस में वर्क डन कब होता है? चार्जेस मूव इन और इन अदर वर्ड चार्जेस मूव कब होंगे? ठीक है, तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं चार्जेस मूव कब होंगे। ठीक है, तो देखो अभी अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट से आपको शायद थोड़ा फील्ड का आइडिया हो जाएगा। नॉर्थ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? व्हाई इज इट सो? सर अपोजिट मतलब या ऑब्वियसली चार्ज दिस इज अ रूल। आप बोलोगे सर like they always repel, unlike they always attract each other, लेकिन the main reason is ये अट्रैक्शन या रिपल्शन जो हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, अर्थ हमें खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से खींच रहा है ना। मालूम है बात की नहीं मालूम है आपको ये चीज? अर्थ जो हमें खींच रही है दैट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, उसी तरह चार्जेस तो देखो, जैसे मैग्नेट के पास उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के पास उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। देखो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों है? हमने पोटेंशियल एनर्जी तो समझा बट फील्ड का कंसेप्ट नहीं समझा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फील्ड का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, अर्थ की जो फील्ड होगी वो कैसी होगी? देखो सारी के सारे पॉइंट सेंटर की तरफ लाई करेंगे। कहीं से भी देखो, आप कहीं से भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो हमेशा सेंटर की तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो एक तरह से बोल सकते हैं अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी कहीं में भी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी फेंकोगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही जाएगा ना, है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के पास उसकी खुद की क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अलोंग ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, उसको छोड़ दिया, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा, क्योंकि ऐसे कुछ तो आपको ऐसा कुछ तो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो ऐसे होती है ना, मैं देखो नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है, होती है कि नहीं होती है ऐसे? Yes, यस और sir. नो? मैग्नेटिक फील्ड तो देख आपने कुछ बुक्स में भी देखा होगा डायग्राम इसका, साउथ से की हाँ तरफ है। सर। ठीक है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनीथिंग दैट यू, उसको आप ऊपर फेंकते हो, एनीथिंग दैट यू थ्रो अप, अर्थ अट्रैक्ट्स इट्स डाउन। ठीक है, कहीं पे भी फेंको, ऐसे नहीं इक्वेटर पे फेंकोगे तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। एनीवेयर यू गो, अर्थ में हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही ऑब्जेक्ट गिरेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। इसी तरह वी आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज क्या? We have something called as electrical field. Electrical field. ठीक है, so what is this electrical field या electric field बोलते हैं electric. ठीक है, so what is this electric field? तो ऑब्वियसली अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट की स्पेस में जो सराउंडिंग जो फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। अर्थ की स्पेस को जो सराउंड कर रही है फील्ड, इसको मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दिया। तो चार्ज के मान लो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज को जो फील्ड सराउंड कर रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं? जनरली हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की तरफ ये फील्ड रहती है। पापा कुठे? क्या हुआ? यस, क्या हुआ? ठीक है, ठीक है ना? तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से, पॉजिटिव चार्ज से आपको ऐसा लगेगा फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आपको लगेगा फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे सपोज अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप एक मैग्नेट को देखो, मैग्नेट को रखो यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो अब देखो अगर आपने इसके ऊपर कुछ आयरन स्प्रिंकल कर दिया तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये
आफ्टर स्प्रिंकलिंग सम आयरन यू विल फाइंड इट समथिंग गोइंग लाइक दिस। ऐसे एक पैटर्न आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा? आयरन स्प्रिंकल किया है, दिखाई हाँ देगा सर। ऐसा कि नहीं दिखाई देगा ना? करेक्ट, ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको पैटर्न, ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को रखोगे तो आपको ऑलमोस्ट इसी तरह का एक पैटर्न दिखाई देगा। इसको भी आप देख सकते हो, इफ यू पुट देयर सम स्पेशल मटेरियल्स जिनको आप ऐसा पुट करोगे तो आप ऐसा पैटर्न देख सकते हो, ठीक है? तो अगर मान लो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ऐसे पुट करता हूँ साथ में, तो आई एंड इसके ऊपर मैं एक ऐसा काइंड ऑफ एक उनको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं एक्चुअली, तो उनको मैंने इस टाइप एक मटेरियल स्प्रिंकल किया, तो आई विल सी कि भाई ये जो है ये ऐसे इट इज अरेंज्ड इन पैटर्न लाइक दिस, ठीक है? वेरी सिमिलर, ठीक है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो जस्ट लाइक वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। समझ। और यहाँ पर अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब अगर आपसे कोई पूछा, अब ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं, बस इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जी के बराबर होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जी के बराबर होता है, ठीक है? तो अब अगर आपको कोई बोले इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? फोर्स इज इक्वल टू एम जी। यही तो ये बोलोगे ना, फोर्स कितना फोर्स लग रहा है, एम जी फोर्स लग रहा है। यस और नो? करेक्ट बच्चों, समझ में आ रही बात? अगर मान लो अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड देखो ऐसी है, देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो फोर्स का डायरेक्शन देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, m इंटू जी, ऐसा हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू एम जी। तो बस आप मास में g को मल्टीप्लाई कर दो, विच इज g इज योर, g को हम यहाँ पे बोल रहे हैं g इज माई ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अभी तक आप पढ़ते थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट? बट इसको हम एक दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो देखो ये और भी एक्यूरेट तरीका हो गया, करेक्ट? तो अगर हमें इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो m इंटू जी का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे m इंटू जी का मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ये कितने बच्चों को नहीं? हाँ सर। ओके, उसी तरह जस्ट लाइक वी हैव फोर्स, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी आप किसी मास को लेके आओगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, ठीक है? जब भी आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को लेके आओगे तो इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स। उसी तरह से अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी मेरी, ठीक? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज को लेके आओगे तो दिस चार्ज विल आल्सो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स, ठीक है कि नहीं है? तो जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड मास के लिए बनी हुई है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में दिस मास विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए बनी हुई है? छोटे छोटे मैग्नेट्स के लिए बनी हुई है। तो कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल इस फील्ड में आके इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस करेगा? किसी चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही कोई चार्ज जो है वो इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स। ये बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल फील्ड किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? मास को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों? मासेस के बीच में लग रही है ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? मैग्नेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैग्नेट्स के बीच में लग रही है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस करेगा? चार्जेस को इन्फ्लुएंस करेगा। चार्जेस के बीच में लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? समझ में आई बात? तो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज डाला देखो तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करता है, नेगेटिव चार्ज डाला तो नेगेटिव चार्ज देखो ऐसे मूव करता है, ठीक है?
समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो अब आप शायद ये समझ सकते हो कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो व्हाट हैपेंस। अब आप शायद ये थोड़ा बहुत समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, ठीक है। इसको मैं पोटेंशियल से भी समझाऊंगा आपको, ठीक है, बट पहले हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में समझते हैं। तो अच्छा ठीक है, चलो मैं पोटेंशियल भी यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको। तो देखो, अब हमेशा ध्यान रखो एक चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा ऐसी रहती है, ठीक है। और लेट मी पुट इट दिस वे, अगर मान लो यहाँ पर आपका यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे फ्लो हो रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्जेस। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किस पे फोर्स एक्सर्ट करी? मास पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? मैग्नेट पे। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो खिसक के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये यहाँ से खिसक के क्यों यहाँ पर आया है? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है। इस पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? इस फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है। इस फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर कुछ फोर्स लग रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इधर से खिसक के इधर पर आ गया। और अगर आप निगेटिव चार्ज की बात करोगे तो निगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगा ना, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव, ये जो फील्ड है कैसे, कहाँ से आ रही होगी? ऑब्वियसली कैसे पॉजिटिव चार्ज कुछ होगा, यहाँ से आ रही होगी ना। इस फील्ड का सोर्स क्या होगा? चार्ज ही तो होगा ना। तो चार्ज होगा मतलब अभी अगर फील्ड बाहर की तरफ जा रही है मतलब क्या होगा? अभी मैंने आपको ऊपर देखो बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर निकल रही है ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ से की वजह से फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है यहाँ पर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो मतलब क्या होगा? या तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, या तो आप ऐसा समझ लो यहाँ तो निगेटिव चार्ज ऐसा है यहाँ पर, तभी ये फील्ड यहाँ पर ऐसे आ सकती है, करेक्ट। तो आपको मालूम है पॉजिटिव इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है फील्ड का, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ थोड़ा सर। थोड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना समझने वाला। आप शायद पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा होगा बस, बट इस कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। यस, आणा ना तुम्हीच 50 रुपये पण याच्याकडे. काय झाला मोरवी? नथिंग सर. ओके, हाँ तो मैं बता रहा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो फील्ड लाइंस जो है बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे बना दी, इफ आई मेक फील्ड लाइंस लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अब आप सोच के देखो, अगर मान लो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो क्या होगा? अभी आपने ही मुझे बताया था, लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल ना। हाँ तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा? रिपेल होगा ना। तो रिपेल क्यों हो रहा है? ये फील्ड की वजह से ही तो रिपेल हो रहा है, इस पर कुछ फील्ड फोर्स लगा रही होगी, इसकी वजह से तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा होगा, है कि नहीं? अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखते हो तो क्यों इसकी तरफ खींच रहा है? देखो क्योंकि ये जो फील्ड है इसको अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं है ना? बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट समझना। अगर यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज को रखोगे तो देखो निगेटिव चार्ज हमेशा इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दैट दिस इज शोइंग व्हाट, फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ इसको। दिस इज शोइंग व्हाट कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है मेरा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है, पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन होगा वो किसकी तरफ होगा? वो फील्ड लाइन की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज इज मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर देखो, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात बच्चों समझ में आई क्या? हाँ सर। समझ में आई? सिंपल है, देखो समझना इसको, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब मान लो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसमें कि इसमें कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक आया तो ये अपने आप तो आया नहीं होगा ना, फील्ड ने कुछ वर्क डन किया कि नहीं किया इसके ऊपर, तभी तो ये यहां से यहां तक आया। अभी देखो ये वाला पॉइंट समझ, नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट फील्ड एंड पोटेंशियल, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दीज टू। तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ आया तो ये अपने आप तो नहीं आ सकता है, आ सकता है अपने आप। अगर मान लो हवा में कोई चार्ज है पॉजिटिव, तो अपने आप थोड़ी ना यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा वो। इसको अगर आपको यहाँ तक लाना है तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तभी तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, है कि नहीं है ना? हाँ। ओके ओके। तो अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट आया, मतलब अब हम इसको पोटेंशियल की लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है। ये एक कन्वेंशन है, ध्यान रखो। ये वाला जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये एक लो पोटेंशियल का पॉइंट है। और चार्जेस आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अ लो पोटेंशियल पॉइंट। ये बात समझ में आई? नहीं जमी, नहीं झेपा? सर झेपा सर, मतलब झेपा। जाता है पर क्यों समझ जाता गए है? सर। हाँ क्यों जा रहा है, अब आप अगर आपको ये समझना है क्यों जा रहा है तो आप यहाँ पे फील्ड का कंसेप्ट लगा दो। यहाँ पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, फील्ड की वजह से जा रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये फील्ड की वजह से जा रहा है। तो जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल का कंसेप्ट देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है एंड ऑल, तो हमें एक्चुअली इसीलिए आपको जब 12th में आप पढ़ोगे या 11th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ऑल दिस ग्रेविटेशन थिंग, तो वहां पर आपको फील्ड भी पढ़ाया जाता है और पोटेंशियल भी पढ़ाया जाता है, दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं, करेक्ट, ताकि आपको पोटेंशियल से भी आप समझ सको, उसको फील्ड से भी समझ सको। अभी अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्यों जा रहा है, अगर मैं बस ऐसा बोल दूं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें वर्क डन हो रहा है। लेकिन क्यों वर्क डन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, इन फील्ड लाइंस की वजह से वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद फिर और भी कुछ एडवांस कंसेप्ट आ जाते हैं। अब ये फील्ड लाइंस क्यों है, क्या है ये फील्ड लाइंस, तो ये सब का और थोड़ा एडवांस स्टडी रहता है जो आपको 12th में भी नहीं रहता है। फिर अगर आपको और थोड़ा बीएससी एमएससी टाइप की फिजिक्स में पढ़े हैं तो वो सब ये सब पढ़ाते हैं फिर कि फील्ड लाइंस क्यों हैं, करेक्ट, फील्ड लाइंस क्या है, लाइक दैट, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं आपको फिर, ठीक है। समझ तो में आ रही है फिर ना? हम ये हाई हाँ। पोटेंशियल से जब लो पोटेंशियल पे जाता है तो हम इससे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों हो जाती आई विल कम टू दैट पॉइंट, आई विल कम टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो बस अभी आप इतना सर ध्यान वो रखो, अभी थोड़ा सा आपने मुझे बोला ना कि सर ये यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, लो पोटेंशियल का पॉइंट है। तो चार्जेस जो है हमारे, वो हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन क्यों मूव कर रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना उसको हम हमेशा हाई पोटेंशियल बोलते हैं, ये कन्वेंशन है, ये कोई लॉ नहीं है, कन्वेंशन। देखो दो चीज होती है, कन्वेंशन होता है और एक लॉ होता है। लॉ समझ रहे हो ना, लॉ को आप जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ है ना, चार्जेस अट्रैक्ट करे रिपल करे, एक लॉ है कूलम्स लॉ, करेक्ट। बट कन्वेंशन जैसे अगर मैंने बोला दिस इज अ हाई पॉजिटिव, तो मैंने हाई पोटेंशियल पॉइंट ले लिया, तो दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। आप इसको लो पोटेंशियल पॉइंट भी ले लोगे तो भी कुछ आपका गलत नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स आपकी गलत नहीं हो जाएगी अगर आप इसको लो पोटेंशियल पॉइंट ले लोगे तो। बट फिजिक्स में हम पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, इट इज अ हाई पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इट इज अ लो पोटेंशियल पॉइंट,
ठीक है। तो अगर बीच में इसके एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जाएगा। देखो है कि नहीं है, नेगेटिव चार्ज जो है वो सॉरी पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अ लो पोटेंशियल पॉइंट। और अगर आप यहाँ पर बात करो किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात। और आपको मालूम है चार्जेस तो दोनों के सेम ही है, इस पे भी सेम चार्ज है 1.6 into 10⁻⁹, इस पे भी सेम चार्ज है, ओनली थिंग इज दैट देयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये बात समझ में आई। सर हाई पोटेंशियल में एक्चुअली ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं कि हाई पोटेंशियल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लो पोटेंशियल पे कम इलेक्ट्रॉन है। हाई पोटेंशियल इम्पैक्ट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इट इज हैविंग इनफैक्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप सोच सकते हो। लो पोटेंशियल मतलब इट इज हैविंग अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप सोच सकते हो, बोल सर सकते तो हो। प्रैक्टिकली मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाती है? Yes, actually speaking, electrons are moving from electrons मूव कर रहे हैं। अभी हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज डजंट मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे होंगे, लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन है बच्चों, जस्ट रिमेंबर दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन, दिस इज नॉट अ लॉ। आई टोल्ड यू डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कन्वेंशन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ, दीज आर सम लॉज। ठीक है, लॉ, ये कन्वेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ डाउट है किसी को? नहीं सर। तो ये बात समझ में आ गई, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बैटरी, बैटरी के कुछ सिंबल्स तो आपको मालूम ही होंगे वैसे तो। हाँ सर। जैसे बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये होता है। और एक सेल जो रहता है, सेल, सेल देखा होगा सब बच्चों ने। हाँ सर। आई विल आल्सो टेल यू, बाद में बताऊंगा, आज तो नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में मे बी विल डिस्कस सेल के अंदर क्या होता है आपके। ठीक है, तो सेल का सिंबल ये होता है। फिर स्विच का सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे 2 ब्रैकेट और बीच में डॉट। या ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये ओपन स्विच है, दिस इज ओपन। और क्लोज स्विच बनाना है तो ऐसे बना दो ना, ऐसे बना दो। पर जो पहला जो डायग्राम है वो की होता है ना? मतलब ठीक है, ओपन स्विच क्लोज स्विच बोथ आर सेम थिंग ना, की स्विच एक ही तो है। ठीक है, ओके। दिस इज क्लोज्ड। और क्या बन, रजिस्टर देखो, रजिस्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है रजिस्टर। बट रजिस्टर समझ में ये होता है, दिस बेसिकली मींस ऑब्स्ट्रक्शन दैट इलेक्ट्रॉन suffers। रियोस्टैट। हाँ, रियोस्टैट देखो, रियोस्टैट क्या होता है, एक डिवाइस होती है। रियोस्टैट बच्चों एक डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, जिसमें आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो। तो अगर कोई चीज हमें वेरिएबल दिखानी है, कोई चीज अगर हमें वेरिएबल दिखानी है, तो वी जस्ट पुट दिस साइन लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बैटरी में ऐसे दिखा दिया, अगर आपने बैटरी को ऐसे दिखा दिया, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ वेरिएबल वेरिएबल बैटरी। यहाँ पे सर पोटेंशियल डिफरेंस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको लेबोरेटरी में देयर सम डिवाइसेस जहां से आप उनको ऐसे कनेक्ट किया आपने, उसके बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज, जिस नॉब घुमाओ उसका, उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे प्रियांशु। सर आपने रियोस्टेट का क्या बताया? रियोस्टैट मतलब एक डिवाइस होती है जिससे आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, रुको एक सेकंड। दिस इज बेसिकली रियोस्टैट, दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या करते हैं, इसको आई थिंक दिस इज, इसको जॉकी बोलते हैं, मूवेबल जॉकी। तो इसको आप ऊपर लेफ्ट राइट ऐसे यू कैन मूव इट, करेक्ट। तो एक अगर मान लो आपने अपना टर्मिनल यहाँ से जोड़ा, तो आप जब इसको एकदम यहाँ पर लेके जाओगे तो यू विल गेट मिनिमम रेजिस्टेंस। और जब आप इसको पूरा का पूरा यहाँ तक लेके आ जाओगे, दैट मीन्स यू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज वर्किंग ऑफ रियोस्टैट।
ओके, तो समझ में आई बात? हाँ सर। सेल रजिस्टर, रियोस्टेट, और क्या बच गया? वेरिएबल बैटरी सोर्स, ठीक है। फ्यूज। हाँ फ्यूज, ठीक है, चलो फ्यूज का सिंबल ऐसे रहता है, देखेंगे फ्यूज भी देखेंगे हम लोग। फ्यूज का कैसा रहता है सिंबल, मालूम है किसी को? आई थिंक ऐसा रहता है ना, फ्यूज ऐसा रहता है, ऐसा रहता है फ्यूज। चलिए दिस इज सिंबल फॉर फ्यूज, ठीक है। चलो पोटेंशियोमीटर एंड, हाँ पोटेंशियोमीटर अलग डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर जो है वो अलग डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर से आप रियोस्टैट से तो आपके रेजिस्टेंस वेरी करते हो ना, तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिफरेंट डिवाइस, वो आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी नहीं बता सकते क्या होता है, बट पोटेंशियोमीटर इज अ डिफरेंट डिवाइस, ठीक है, करेक्ट। दोनों में अलग डिफरेंस है बट कुछ ना कुछ। सर वो वोल्टेज वेरी करने के लिए हाँ होता है ना? पोटेंशियोमीटर से आप वोल्टेज मेजर करते हो, वो सिस्टम ऐसा रहता है कि उससे आप वोल्टेज मेजर करते हो, ठीक है। सर तो वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? वोल्ट मीटर से भी करते हो, कई डिवाइसेस हो सकती है ना। इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर इज अ वेरी एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग वोल्टेज, आप आगे पढ़ोगे ये सब चीजें, अभी तो नहीं, ओके 10th में तो नहीं पढ़ना है आपको, बट जब आप 12th में जाओगे तो ये सब चीजें आपको है, ठीक है। सर, और जिस डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बैटरी सोर्स बोल सकते हो आप उसको, वेरिएबल ओके बैटरी सोर्स बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। सर पर बैटरी से करंट वेरी होगा ना? बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करोगे तो एक्चुअली बोथ आर इंटरलिंक्ड ना, आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करो तो करंट भी वेरी हो जाएगा, तो बोथ आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, हाँ सर। ठीक है। ओके सर हाँ हाँ बोलो। मतलब कभी रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है? रेजिस्टेंस एक्चुअली आइडियली जीरो नहीं होता है, पर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस हम बोलते हैं कि जीरो हो सकता है, पर वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं सुपर कंडक्टर्स, बिकॉज वंस द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट आ ही जाता है, करेक्ट। तो टू कंस्ट्रक्ट सुपर कंडक्टर्स इज नॉट अ वेरी, उनको सस्टेन करना, कंडक्ट आप बना तो सकते हो लेकिन उनको सस्टेन कर पाना इज अ बिग चैलेंज, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, अभी मैंने क्या आपको क्या बताया था, ये मान लो मेरा एक वायर है और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब हम एक बैटरी ऐसे लगा देते हैं तो जस्ट इमेजिन दैट डायग्राम जो कि हमने ऊपर देखा था, बना लेते हैं इसको यहाँ पर। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, तो अभी तक समझ में आया ना सब चीज बच्चों? तो अब देखो अब हाँ होता सर। क्या है, जब आप इस बैटरी को इस वायर के अंदर लगा देते हो तो होता क्या है इस इस वायर के अंदर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट हो जाती है इस वायर के अंदर। और अभी आपको अभी मैंने आपको बताया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना यहाँ पर, दे ऑलवेज आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे मूव हो रही है कि नहीं हो रही है? यस बच्चों देखो हो रही है कि नहीं हो रही है ऐसे मूव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाँ ऐसे सर। मूव हो रही है ना, मूविंग हाँ। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आप इस वायर का क्रॉस सेक्शन देखोगे, इस वायर का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो व्हाट हैपेंस, यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग लाइक दिस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सेट हो जाती है। अब क्योंकि ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है, ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, दिस इज हैविंग abundance ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट। अगर ये इंसुलेटर होता तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है जो मैंने बनाए हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके अंदर भी है abundance ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके अंदर भी है abundant ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
So this is having abundance of free electrons. Okay. So now what happens? Because they are having this is having abundance of free electrons. Okay. और अभी आपको मालूम है फ्री अगर मान लो फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया तो बिकॉज दिस इज अ चार्ज और इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है जो कि इस डायरेक्शन में है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली योर करंट स्टार्ट्स टू। समझ में आई अभी बात क्यों करंट फ्लो हो रहा है? समझ में आई बात करंट क्यों फ्लो हो रहा है? सर कैन यू रिपीट इट अगेन? ओके देखो फिर से रिपीट करो। देखो यहाँ पे बैटरी लगा दी हमने, तो अब बैटरी लगा दी तो मतलब आपको लग रहा होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ट्रू। तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस वायर के अंदर सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेम, ठीक। अब देखो इस वायर के अंदर क्या है कई सारे अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस वायर। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स पर व्हाट विल हैपन, इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो ये जो फोर्स लग रहा है कैसे लग रहा है, इस फील्ड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, करेक्ट। तो या अगर आप ऐसा अज्यूम करते हो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो आपको तो पॉजिटिव चार्ज कैसे ही मूव करता है फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। अभी देखो हमने ऊपर देखा था ना कि लो यहाँ पे हाई पोटेंशियल यहाँ पे लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहे हैं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ना, सिंपल से लॉजिक है। तो अगर यहाँ पे जो फील्ड लाइन जो सेट हो गई होंगी तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में ऐसे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। और जो 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 हमारा पॉजिटिव चार्ज है या फील्ड लाइन ऐसे मूव कर रही होंगी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? से यस नो समथिंग। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ नो तक सर। कुछ डाउट नहीं है ना, चलो आगे पढ़ते हैं फिर। तो अब देखो अगर मैं इसको एक सर्किट मतलब if I just want to represent this diagram I can represent it like this। ये मेरी बैटरी होगी, ये मेरी स्विच होगी, स्विच हो गया मेरा, स्विच इज दिस, फिर ये हो गई मेरा ये रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। दिस इज स्विच, दिस इज रेजिस्टेंस आर। जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ वैसे ही क्या होता है, देखो अभी ये वाला कौन सा पॉइंट है, हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, लो पोटेंशियल का पॉइंट है, ठीक है। और अभी हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देखो कन्वेंशन, यहाँ पे देखो हम करंट का डायरेक्शन एक्चुअली वी शो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप यही बोलते हैं ना करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अ लो पोटेंशियल पॉइंट। एक्चुअली में ये जो करंट है ना दिस इज एक्चुअली योर कन्वेंशनल करंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वेंशनल करंट। पर एक्चुअली में अगर आप बताओ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो है दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का देखो फ्लो कैसे हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसके उल्टा जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको याद ये वाला फंडा याद रखना, इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। बिकॉज़ इट हैज टू डू विद द कन्वेंशन, जो हमने कन्वेंशंस ऊपर डिफाइन किए थे
ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल एंड ऑल दैट, प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, करेक्ट। तो इसलिए हम इसको प्रोबेबली कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। पर अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? तो इस इलेक्ट्रॉन पे देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, ये ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। तो इस ई पर यहाँ पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखो, एक्चुअली अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का पाथ देखो, जो पिंक वाला है दिस इज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सपोज जब भी आप कोई बैटरी लगा देते तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज, बहुत हाई स्पीड से नहीं मूव करते हैं। उनका मोशन मालूम है कैसा रहता है? समझो एक हाईवे, बहुत बड़ा सा हाईवे है और वहां पर क्या हो गया, जाम लग गया, ठीक है, वहां पे जाम लग गया। तो अब आप देखो जाम जब भी लग जाता है तो क्या होता है, व्हीकल्स बहुत धीरे 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 सरकते रहते हैं ना, है कि नहीं? व्हीकल्स जो है बहुत धीरे 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 सरकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स समझ का में आ रहा है। पाथ मोशन भी ऐसे रहता है। उसका रीजन क्या है? समझो ये मेरे पास एक वायर है, वायर को मैंने बहुत ज्यादा इनलार्ज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, ठीक है, एज यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। मैं एक ही बना रहा हूँ जस्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हुई है। तो इसमें भी समझो, या समझो मैं ई को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा, इसमें ऐसे ऐसा कुछ तो लगेगा, मान लो अभी इसमें फोर्स कुछ इस डायरेक्ट ऐसा लगा, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये इस इलेक्ट्रॉन से रिपेल होके कहाँ पे चला जाएगा, इधर पे चला जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हो, तो इसकी वजह से हो सकता है रिपेल होके ऐसे ऐसे चला जाए। अब हो सकता है यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन बैठे हो, इसकी वजह से हो सकता है रिपेल होके ऐसे आ जाए। हो सकता है यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन, इसके हो सकता है रिपेल होके यहाँ पे चला जाए। हो सकता है यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन, हो सकता है इधर पे पीछे चला जाए, और हो सकता है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से इधर पे जाए, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से हो सकता है इधर पे जाए। जैसे कोलाइड करते 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 वो इलेक्ट्रॉन जो है एकदम धीरे धीरे इट ड्रिफ्ट्स एक्चुअली, इट स्टार्ट्स टू ड्रिफ्ट, बट उसका जो वेलोसिटी होता है ना, अगर आप एक्चुअली देखोगे तो बहुत धीमी वेलोसिटी से वो आगे की तरफ मूव करता है, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो कैसा होता है, इट इज लाइक अ हाईवे जहाँ पे बहुत भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया है। तो आपने देखा होगा कैसे गाड़ी खिसकती रहती है, बहुत धीरे धीरे सरकती रहती है गाड़ी, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीडी क्या होता है, बेसिकली इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा रहता है, रैंडम, इट्स वेरी लाइक रैंडम पाथ। तो वो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक? चलो, तो अब जल्दी से ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या है? तो अभी आई थिंक किसने कुछ तो बोला था मुझसे, सर बैटरी को वेरी करेंगे तो करंट में कुछ फर्क आएगा क्या, करंट वेरी होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होगा? तो एक्चुअली बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, करेक्ट। तो आप जब बैटरी को वेरी करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होता है, पर उसके साथ साथ करंट भी चेंज होता है। और ऐसा देखा गया है कि सपोज अगर मान लो आपके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो एक स्विच बना देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी बना देते हैं, जैसे वेरिएबल बैटरी। जैसे आप स्विच को ऑन करते हो, ठीक है, वैसे अब यहाँ पर क्या होगा, ये बना दिया मतलब इट्स अ वेरिएबल बैटरी। इस देखो इस बैटरी की वजह से क्या होगा, इस वायर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो आप इस V को किससे मेजर कर सकते हो, एक डिवाइस होती है इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो आप इस V को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है
ये भी तो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आपने पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अगर आपने एक अमीटर लगा दिया है, अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। ये सब चीजें मालूम रहनी चाहिए आपको। हम इसको देखेंगे थोड़ा, बट ये सब चीजें थोड़ा आपको मालूम रहनी चाहिए। जैसे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपने बोला ना करंट क्यों फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है। ये कौन सा करंट बनाया मैंने, कन्वेंशनल करंट बनाया। हम हमेशा कन्वेंशनल करंट बनाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो है, यहाँ पर ये जो आया है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली, ये वोल्ट मीटर है ना मेरा, ठीक है। तो हाँ, तो वोल्ट मीटर बेसिकली मैं बोला था पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। और ये अमीटर है, अमीटर क्या करता है, अमीटर करंट को मेजर करता है, ठीक है। अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो अमीटर दिस साइन फॉर अमीटर, ठीक है, करेक्ट। तो अब ऐसा ऑब्जर्व किया है, जब आप वोल्ट इस वोल्ट इस अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, करंट फ्लो कर रहे, तो करंट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है ना। करंट कोई भी दो पॉइंट में फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा। किसी भी दो पॉइंट रजिस्टर के अक्रॉस अगर फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपने इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, तो क्या होगा, इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, तो व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन बच्चों, करंट भी इंक्रीज करेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो V रहता है आपका, V रहता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको बोलते हैं R रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ध्यान रखना इस बात को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करेक्ट। तो अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हो, तो ऑब्वियसली करंट ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हो जाएगा। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑल्सो ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब हाँ देखो सर। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अब इसका यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो ये हम देख चुके हैं, वोल्ट वी हैव सीन ना। ओके, करंट का यूनिट क्या है, करंट इज बेसिकली एम्पियर्स, और इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट है ओम्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो वोल्ट को एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट होता है, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट होता क्या है। तो अभी मैंने देखो आपको ऊपर बताया कि अगर, कहाँ पर मैंने वो डायग्राम निकाला था, हाँ ये देखो। अब अगर आपको, आपके पास एक चार्ज है, मान लो ये चार्ज Q है, ठीक है। तो ये चार्ज जब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जब जाएगा चार्ज, इसमें कुछ वर्क डन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसमें चार्ज में, क्योंकि फोर्स लग रहा है। और वर्क डन आपको मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो चार्ज है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, इसमें कुछ वर्क डन होगा, करेक्ट। तो वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन हमें चार्ज पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन, उसको आप चार्ज से डिवाइड कर दो, तो ये यूनिट जो होती है इसको वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन अ चार्ज, इसको, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको आप बोलते हो वोल्ट, ठीक है। अभी के लिए इतना, इस डेफिनेशन से सेटिस्फाई हो जाओ। आगे जब जाओगे तो और इसकी डिटेल डेफिनेशन आपको पता चलेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्पेशली जब पढ़ोगे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है, वोल्ट का है। तो जब आप पूरा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को में एक फ्लो से पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नॉलेज, तो आपको सब चीजें समझ में आती है, ठीक है। पर अभी के लिए याद रखो, वोल्ट क्या होता है,
वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा समझ लो, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टू मेक इट इवन मोर सिंपलर हम इसको बोल देंगे इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज बेसिकली, ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये सिंपल डेफिनेशन है वोल्ट का। तो यहाँ पर भी कुछ वर्क डन हुआ होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में ना, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली वोल्ट। और ये आपका हो गया I इज योर एम्पियर्स करंट एंड R इज योर रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको लग रहा है नहीं समझ में आया है? तो ओम्स का सिंबल मालूम है क्या होता है? ओम का सिंबल ये होता है, दिस इज सिंबल फॉर ओम्स, ठीक है, ओके। Yes. How do we understand resistance? मालूम है किसी को how do we understand resistance? Resistance actually में होता क्या है? Yes, but obstruction offered to the path of electron. yes, obstruction offered to the path of electron. That is resistance. Obstruction offered to the path of electron. ठीक है। तो अब अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? If लो रेजिस्टेंस है, लो Then रेजिस्टेंस, material is more conductive. हाँ, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड विल बी लेस। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड विल बी लेस, ठीक है। और अगर मेरे पास हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर मेरे पास हाई रेजिस्टेंस है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड विल बी मोर, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस का मतलब हुआ लेस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, हाई रेजिस्टेंस, तो लो रेजिस्टेंस में क्या है? गुड कंडक्टर्स, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब देखो, गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम है तो अभी आप क्या समझोगे कि जब उनसे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ना, तो उन पर जो जो एक ऑब्स्ट्रक्शन उनको लगेगा वो कम लगेगा एज कंपेयर टू हाई दिस इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स हम बोल सकते हैं इनको। तो इंसुलेटर्स बच्चे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनको ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन लगता है? एनीवन हैज एनी आइडिया? एनीवन हैज एनी आइडिया? इंसुलेटर्स में ऐसा क्या होता है या बैड कंडक्टर्स में क्या ऐसा होता है जो उन पे कुछ ऐसा लग रहा है जो जिसकी वजह से उनमें क्या बोलते हैं, आपका रेजिस्टेंस कम है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है उनका, लो में ऑब्स्ट्रक्शन कम है और इसमें ज्यादा है। यस, एनीवन विद एनी आंसर? चलो मैं ही देखो बता, amount of free electrons हाँ, अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वन फैक्टर, दैट इज ऑब्वियसली देयर। पर आपने बॉन्डिंग पढ़ी है क्या बच्चों? हैव यू स्टडीड बॉन्डिंग इन योर केमिस्ट्री? आपको मालूम है ना, दो चीजों के बीच में बॉन्डिंग होती, करेक्ट? तो अगर आप मेटल की बात करोगे ना, मेटल में मालूम है कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटल में होती ionic है, हाँ, आयनिक बोल सकते हो यार। पर मेटल में जो, अगर आप एक मेटल का क्रिस्टल देखो तो उस पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेटल के क्रिस्टल, क्योंकि क्या है, अभी समझो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के क्रिस्टल में केवल एल्यूमिनियम ही रहने वाला है ना, और तो कोई दूसरा कंपाउंड नहीं रहने वाला है, ठीक है। अगर आप कॉपर का वायर लेते हो तो कॉपर के वायर में तो केवल कॉपर के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे और तो कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे ना, करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाई रेजिस्टेंस, जैसे अगर आप प्लास्टिक को देखो, वुड को देखो, तो उसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लास्टिक क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वुड क्या है, वुड इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो
इन दोनों केसेस में देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कार्बन के साथ कई सारे इलेक्ट्रॉन्स या ऐसे कुछ, मतलब आई डोंट वांट टू मेक स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, बट आप ऐसे समझो, सपोज ठीक है, चलो बना ही देते हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे C हो गया, अब हो सकता है यहाँ पे H हो, यहाँ पर H हो, ठीक है, लाइक दैट। तो इस यहाँ पर बेसिकली जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा यहाँ पर, शेयर होगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम भी नहीं बचे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के केस में क्या अबंडेंस इलेक्ट्रॉन्स है, घूम रहे हैं उसके आसपास में, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के अगल बगल में। पर इस केस में क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसके पास एकदम भी अबंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंसुलेटर्स में करंट पास कराने के लिए, इंसुलेटर्स में भी करंट एक्चुअली पास होता है, आपको मालूम है? अगर आप बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे दोगे तो इंसुलेटर्स में भी करंट पास हो जाएगा, ठीक है। बट अभी समझो 2000 वोल्ट दिया तो हो सकता है प्लास्टिक के क्रॉस भी करंट पास कर सको आप, लेकिन यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हाई देना पड़ रहा है आपको। समझ में आ रही है बात? पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत हाई देना पड़ रहा है, तब जाके कहीं प्लास्टिक में, वुड में आप करंट पास कर सकते हो। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, या नॉर्मली मेटल्स के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में भी करंट पास हो जाता है। इसके लिए ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको एक्चुअली आप आगे जाके जब सेमीकंडक्टर्स करके चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आपको बैंड थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो उसके टर्म्स में इसको समझ के आप मतलब यू कैन जस्ट पुट दीस थिंग्स देयर, ठीक है, ठीक है। तो आज आई थिंक हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। ठीक है, विद दिस इसको अभी यहीं पर करते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना, और ये विल सी मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। तो